आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर सिस्टम यानी कि रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति को सीखने के लिए हमें सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। इस पद्धति में क्या होता है कि जब हम संख्या लिखते हैं ना तो वो अंग्रेजी कुछ विशिष्ट वर्णों का प्रयोग करके लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश के कुछ स्पेशल लेटर्स हैं जिनका प्रयोग करके हम लिखते हैं। अब यहां पर उन लेटर्स के लिए एक वर्ड प्रयोग हो रहा है, उसका नाम विशिष्ट वर्णों का प्रयोग। अब इनको हम विशिष्ट वर्ड क्यों कहते हैं, स्पेशल लेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैसे सामान्य रूप से अंग्रेजी में 26 वर्ड होते हैं, लेकिन हम यहां पर संख्याओं को लिखने के लिए उनमें से केवल 7 वर्णों का प्रयोग करते हैं। उन 7 वर्णों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उनको विशिष्ट वर्ड कहते हैं। वो स्पेशल है, यानी 26 में से केवल हमने कितने चुने हैं, कितने चूज किए हैं? 7। कुल वर्ड कितने हैं? 26, लेकिन हमने लिए कितने हैं? 7। इसीलिए उनको क्या कह रहे हैं? विशिष्ट वर्ड यानी स्पेशल लेटर्स। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जब हम रोमन संख्या पद्धति में इन वर्णों का प्रयोग करते हैं तो इनको वर्ड नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं हम प्रतीक यानी कि सिंबल। इनको कहा जाता है रोमन संख्या पद्धति के प्रतीक यानी सिंबल्स ऑफ रोमन नंबर सिस्टम। अब इनका प्रयोग करके हम संख्याओं कैसे लिखते हैं ये हमें समझना है, और वो अंग्रेजी के कौन कौन से विशिष्ट वर्ड हैं जिनका प्रयोग करके हम रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखते हैं। तो इस पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग होता है उसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, उसमें से एक वर्ड है आई। इस संख्या पद्धति में आई का प्रयोग 1 के लिए किया जाता है। इसके बाद में अगला जो हमारा वर्ड है वो है वी। वी वर्ड का प्रयोग 5 यानी 5 के लिए किया जाता है। इससे अगला वर्ड है एक्स। एक्स का प्रयोग 10 यानी 10 के लिए करते हैं। इससे अगला वर्ड है एल। एल का प्रयोग हम 50 यानी 50 के लिए करते हैं। इससे अगला वर्ड है सी। सी का प्रयोग 100 यानी 100 के लिए करते हैं। इससे अगला वर्ड है डी। डी का प्रयोग 500 यानी 500 के लिए करते हैं। इससे अगला वर्ड है एम। ये अंतिम वर्ड है जिसका प्रयोग हम रोमन संख्या पद्धति में करते हैं, 7वां वर्ड। इसका प्रयोग करते हैं हम 1000 के लिए यानी 1000 के लिए। ठीक है ना। अब हमने यहां से इन वर्डों का प्रयोग करके 1000 तक तो संख्या लिख ली। अगर हमें इससे बड़े मान प्राप्त करने हैं ना तो हमें क्या करना होता है वो अब हमें समझना है। ठीक है, उसे समझने के लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इनमें से एक वर्ड द्वारा से लेते हैं, वो है वी। अब इस वी वर्ड पे हम एक बार का प्रयोग करें या फिर इस वी वर्ड के साथ एक छोटे कोष्ठक यानी राउंड ब्रैकेट का प्रयोग करें। दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम आगे की मान प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। या तो आप बार लगा लीजिए या छोटे कोष्ठक का प्रयोग कर लीजिए राउंड ब्रैकेट का। जैसे हमने वी के साथ राउंड ब्रैकेट का या बार का प्रयोग किया तो इसके मान में क्या परिवर्तन आया ये हमें समझना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे ही हमने वी पे बार प्रयोग किया तो वी की बार का मान कैसे प्राप्त किया जाएगा ये हमें समझना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी का मान लिख लेंगे 5, और जैसे ही वी के ऊपर हमने बार का प्रयोग किया या छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया तो इसका मान 1000 गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 शून्य 30 हम प्रयोग करेंगे और इसका मान प्राप्त हो जाएगा 5000 यानी कि 5000। ऐसे ही अगर हमें एक्स बार का मान प्राप्त करना है ना तो सबसे पहले हम एक्स का मान रखेंगे 10, फिर बार की का प्रयोग किया है इसलिए एक बार के लिए हम 3 शून्य का प्रयोग करेंगे यानी 30 का प्रयोग करेंगे, तब हमें एक्स बार का मान प्राप्त होगा। ऐसे ही हमें एल बार का मान प्राप्त करना है तो सबसे पहले एल का मान लिखेंगे 50 और एक बार का प्रयोग किया गया है इसीलिए हम 3 शून्य लगाएंगे बाद में, और इस एल बार का मान प्राप्त हो जाएगा 50,000। इसी तरह से अगर हमें सी बार का मान प्राप्त करना है तो सी का मान सबसे पहले हमें लिखना होगा 100, और फिर बार लगा हुआ है तो 3 0 इसके लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर हमें डी का मान प्राप्त करना है, डी बार का मान प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले डी का मान लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में 3 0 यानी कि 3 शून्य बार के लिए लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही एम बार का मान प्राप्त करना है तो एम के लिए सबसे पहले हम 1000 लिखेंगे, फिर बार के लिए 3 शून्यों का प्रयोग करेंगे।
इस तरह से हमें m बार का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमें देखना है यहां से आगे के मान कैसे प्राप्त होते हैं। तो अगर हमें आगे के मान प्राप्त करने हैं तो हम इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, v पे अब डबल बार प्रयोग करेंगे। आप v पे डबल कोष्टक भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये कोष्टक का प्रयोग बार का कोष्टक का प्रयोग ये नहीं है v पे ही करेंगे, v के साथ ही करते हैं। x के साथ भी कर पाओगे आप, l के साथ भी, c के साथ भी कर सकते हो, d के साथ भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो मैंने उदाहरण के तौर पे एक प्रतीक के साथ समझा दिया आपको, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, v के साथ डबल बार का प्रयोग कर रहे हैं, यानी दोहरे बार का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब इसके बार में क्या परिवर्तन आएगा और इसका मान हम कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि v का मान लिखेंगे 5, इस एक बार के लिए हम 3 शून्य लगाएंगे, फिर दूसरे बार के लिए भी 3 शून्य लगाएंगे। ऐसी करके अगर हमें x दोहरी बार का मान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम x का मान 10 लिखेंगे, फिर पहली बार के लिए हम आप 3 शून्य लगाएंगे, फिर दूसरे बार के लिए भी 3 शून्य का प्रयोग करेंगे। ऐसी हमें l दोहरी बार का मान प्राप्त करना है तो सबसे पहले l का मान लिखेंगे 50, फिर एक बार के लिए 3 शून्य का प्रयोग करेंगे, फिर अगले बार के लिए ऊपर वाले बार के लिए 3 शून्य का प्रयोग करेंगे। ऐसी अगर हमें c दोहरे बार का प्रयोग, c दोहरे बार का मान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा कि c का मान पहले लिखेंगे हम 100, और फिर एक बार के लिए 3 शून्य लगाएंगे, फिर ऊपर वाले बार के लिए भी 3 शून्य लगाएंगे। ऐसे हमें प्राप्त करना है d दोहरे बार का मान, d डबल बार की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले d की वैल्यू लिखेंगे 500 यानी 500, और फिर नीचे वाले बार के लिए 3 शून्य लगाएंगे, फिर ऊपर वाले बार के लिए 3 शून्य लगाएंगे। इस तरह से हमें d दोहरे बार का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ही हम m दोहरे बार का मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, m का मान हो जाएगा 1000, फिर एक बार के लिए 3 शून्य और अगले बार के लिए 3 शून्य, ऊपर वाले बार के लिए 3 शून्य, ठीक है ना। इस तरह से हम बड़े से बड़ा मान प्राप्त कर सकते हैं रोमन संख्या पद्धति में। तो हमने सीखा कि रोमन संख्या पद्धति में किस तरह से बड़े से बड़ा मान प्राप्त कर सकते हैं। अब इस संख्या पद्धति को सीखने के लिए हमें कुछ इसके सिद्धांत सीखने पड़ेंगे। तो अब हम पहले नंबर पर हमने सीखा कि इस संख्या पद्धति में हम संख्याओं को संकेतों के द्वारा कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब हमें सीखना है कि इसके सिद्धांत क्या है। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गई है बताने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। अब हम देख रहे हैं कि सभी प्रतीकों पर हमने बार लगाया है, लेकिन हमने आई पर बार का प्रयोग नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया मैं आपको बता दूं कि अगर हम आई पे बार का प्रयोग करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 1 और 3 शून्य। आई का मान 1 होता है और बार का प्रयोग करेंगे तो बार के लिए 3 शून्य का प्रयोग करेंगे, तो आई बार का मान प्राप्त होगा 1000। 1000 के लिए हमारे पास पहले से संकेत उपलब्ध है m, तो फिर हम आई के बार का प्रयोग करने से हमें फायदा क्या है। तो इसीलिए इस पद्धति में हम केवल एक ऐसा संकेत है जिसमें बार का प्रयोग नहीं करते हैं, वो है आई। क्योंकि आई बार का मान 1000 आ रहा है और m का मान भी 1000 हमारे पास पहले से ही है। तो जब 1000 के लिए हमारे पास पहले से ही संकेत है तो फिर हम आई पे बार का प्रयोग नहीं करेंगे। यही मात्र एक ऐसा संकेत है जिस पे हम बार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि किस संख्या के लिए रोमन संख्या पद्धति में किस संकेत का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में हमें रोमन संख्या पद्धति के सिद्धांतों को सीखना है। दूसरे नंबर पर हम सीखेंगे रोमन संख्या पद्धति के सिद्धांत। तो आइए अब हम सीखते हैं रोमन संख्या पद्धति के सिद्धांत कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं, और उनकी सहायता से हम इस पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। पद्धति के मूलभूत सिद्धांत की, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रोमन नंबर सिस्टम। देखो, इसे समझने के लिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले कुछ संकेतों के मान यहां पर रख लिए हैं, सभी के लिए लिखे हैं कुछ सिंबल्स, वो इतना ही पर्याप्त है हमारे लिए। इन संकेतों के मान से ही हम सीख लेंगे कि रोमन संख्या पद्धति के मूलभूत सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें पहला सिद्धांत सीखना है, इसे अच्छे से समझना है। तो इसमें क्या है कि इस पद्धति में इन सभी संकेतों में से कुछ विशिष्ट संकेत दिख रहा है ना, स्पेशल सिंबल्स सभी नहीं लेने हैं, इसमें से कुछ विशिष्ट सिंबल, कुछ विशिष्ट संकेत यानी स्पेशल सिंबल्स का हम लगातार प्रयोग करें तो वो केवल 3 बार, अधिकतम कितनी बार, 3 बार कर सकते हैं। और वो भी सभी का नहीं, इसमें से कुछ विशिष्ट का अर्थ है सभी नहीं लेने हैं, इसमें से कुछ ही लेने हैं जिनको हमें चुनना है।
तो सबसे पहले हम चुनने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं कि इसमें से कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिनका प्रयोग हम लगातार 3 बार कर पाते हैं, और ऐसे कौन से संकेत हैं जिनका प्रयोग हम लगातार 2 बार भी नहीं कर पाते हैं, केवल एक ही बार करते हैं लगातार। वैसे एक संख्या को लिखने के लिए किसी भी संकेत का प्रयोग हम कितनी बार कर सकते हैं, पर यहां पर बात हो रही है लगातार प्रयोग की, कंटिन्यू यूज कितनी बार कर पाएंगे, और वो भी अधिकतम। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं आई से। तो देखो, एक संकेत आई ऐसा है जिसका हम लगातार 3 बार प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में बी का प्रयोग लगातार 2 बार भी नहीं करते हम। एक्स का प्रयोग हम लगातार 3 बार कर पाते हैं। सी का प्रयोग भी हम लगातार 3 बार कर पाते हैं। एम का प्रयोग भी लगातार 3 बार करते हैं। ठीक है। एक्स बार का प्रयोग भी हम लगातार 3 बार करते हैं। सी बार का प्रयोग भी लगातार 3 बार करते हैं, और एम बार का प्रयोग भी हम लगातार 3 बार करते हैं। और आगे भी ऐसे ही हम अगर इन संकेतों को लिख लेते तो उसमें भी हम ऐसे ही संकेत चुनते जिसमें केवल 1 और 0 आ रहा है, या तो अकेला 1 या 1 और 0। और ऐसे संकेतों को हम 2 बार भी नहीं लिखते हैं जिसमें 5 आ रहा है या 5 और 0 दोनों आ रहे हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर वी को हम 2 बार लगातार नहीं लिख पाते हैं, एल को भी हम लगातार 2 बार नहीं लिखते हैं, डी को भी हम लगातार 2 बार नहीं लिखते हैं। ठीक है। वी बार को भी हम लगातार 2 बार नहीं लिखते हैं, एल बार को भी लगातार 1 ही बार करते हैं। लेकिन जो हमने इस बॉक्स में बंद कर रखे हैं ना, उनका प्रयोग हम लगातार 3 बार भी कर सकते हैं। अब इसे समझते हैं हम। ठीक है। देखिए, जैसे आई है, अगर हम एक आई का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी संख्या बनेगी 1, और इसी की जगह पर हम 2 आई का प्रयोग करेंगे तो ये संख्या बनाएंगे 2। अगर 3 आई का प्रयोग करेंगे तो ये संख्या बनेगी 3। लेकिन अगर आप सोचें कि हम 4 आई का प्रयोग करके 4 बना लें तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। ये गलत है। क्यों कि हम लगातार किसी भी संकेत का प्रयोग 3 से अधिक बार नहीं कर सकते। लिख रहा है ना इसमें, लगातार प्रयोग करेंगे तो अधिकतम कितनी बार? 3 बार, 3 टाइम्स कर सकते हैं। यहां पर हम आई का प्रयोग कर रहे हैं 4 बार लगातार, तो फिर ये गलत है। 4 टाइम्स हम कंटिन्यू किसी भी सिंबल्स का यूज नहीं करते हैं इसमें, रोमन नंबर सिस्टम में। ठीक है ना। तो इसीलिए गलत है। अब इसके बाद करते हैं हम वी की बात। तो अगर वी का मान अगर हम देखा जाए तो ये 5 आता है, लेकिन अगर हम सोचें कि हम डबल वी का मान 10 लिख दें, क्योंकि 5 इसका 5 इसका, जैसे आई का मान लिखा है 1 इसका 1 इसका, तो 2 बन गया। ऐसे इस आई का मान 1, इस आई का मान 1, इस आई का मान 3 बन गया। पर यहां पर ये वाला भी 5 और 5 10 नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही 10 का संकेत है। तो इसीलिए हम 10 को डबल वी से नहीं लिखने के लिए कैसे लिखना है? एक्स का प्रयोग करना है। 10 के लिए हमें एक्स का प्रयोग करना है, डबल वी की जरूरत ही नहीं है हमें। ऐसे ही अगर आप सोच रहे हैं कि हम 3 वी लिख करके 15 लिख लें, बहुत अच्छी सुविधा है ये, कि भाई वी ये 5 देगा, ये 5 देगा, ये 5 देगा, कुल मिलाकर के 15 हो गया। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम ऐसे संकेत जिसमें 5 आता है उसका प्रयोग लगातार 2 बार भी नहीं करना है हमें। तो यहां पर हम वी का प्रयोग लगातार 3 बार कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि हम 15 को लिखे कैसे रोमन संख्या पद्धति में। तो हम क्या करेंगे, 15 को लिखने के लिए एक्स वी का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक्स का मान हो गया 10 और वी का मान हो गया 5, और कुल मिलाकर के 15 इसका मान आ गया। 15 के लिए एक्स वी आ गया। ठीक है ना। तो अब हमने समझा कि आई को हम 3 बार लिख पाते हैं, लेकिन वी को तो हम लगातार 2 बार भी नहीं लिख पाते हैं। अब हमें समझना है और कौन कौन से संकेत हैं जिनको हम लगातार 3 बार लिख पाते हैं। तो एक्स को लिख लें, कोई बात नहीं है। एक एक्स हमें देता है 10 मान, और दोहरा एक्स देता है हमें 20, दोहरा एक्स हमें देता है 20, और तिहरा एक्स हमें देता है 30। कैसे? एक 10x, इस x का मान 10 हो गया, इस x का मान 10 हो गया, इस x का मान 10 हो गया, कुल मिलाकर के तीनों एक्सों का मान हो गया 30। ठीक है। अगर आप लिखें कि 4x 40, तो ये गलत है, क्योंकि किसी भी संकेत का अगर हम प्रयोग करेंगे लगातार तो अधिकतम 3 बार, और यहां पर x का प्रयोग हो रहा है 4 बार, तो इसीलिए ये गलत है। अब इसके बाद में अगर बात करें सी की, तो एक सी देता है हमें 100, लेकिन अगर आप 2 सी लिख देंगे तो ये देगा हमें 200। ठीक है ना। इसे अच्छे से लिख देते हैं।
तो ये डबल सी हमें मान देगा 200। इसी की जगह पर अगर हम 3C लिख दें ना तो ये हमें मान देंगे 300। कैसे? इसी का मान 100, इसी का मान 100, इसी का मान 100, तीनों सी का मान 100 हो गया, तो जुड़ करके कितना हो गया? 300। ऐसी करके अगर हम डी की बात करें तो डी तो केवल 500 मान देगा। अब हम डबल डी भी नहीं लिख पाएंगे, इसलिए डी केवल 500 ही मान देता है और डबल डी भी लिखना ठीक नहीं है। अब हम बात करें एम की, तो एम हमें मान देता है 1000, लेकिन अगर इसकी जगह पर आपने डबल एम लिख दिया ना तो ये मान हो जाएगा 2000, क्योंकि 1000 इसका 1000 इसका। और इसी की जगह पर अगर आपने 3M का प्रयोग किया ना तो फिर ये मान हो जाएगा 3000। लेकिन 4M का प्रयोग लगातार नहीं करना है, क्योंकि किसी भी संकेत का प्रयोग अधिकतम लगातार 3 बार किया जाता है। 3 टाइम्स कर सकते हैं हम कंटिन्यू यूज, तो इसीलिए हमें M3 ही लिखने हैं, M4 नहीं लिखने हैं। तो इस तरह से हमने समझा। ऐसे ही अब इसको आप x बार को ले लीजिए और अच्छे से समझने के लिए। x बार का मान होता है, अब आप कहो कि डबल x पे बार, बिल्कुल ठीक है। हम क्या करेंगे, x का मान 10, x का मान 10, तो 20 हो गया, और इस बार का मान के लिए हम 3 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है। अब ऐसी कोई कहेगा ट्रिपल एक्स पर बार इसका मान कितना आएगा, तो इस x का मान 10, इस x का मान 10, इस x का मान 10, तो कुल मिला के मान हो गया 30। इस बार का मान हो जाएगा, इस बार के लिए लगाएंगे हम 3 शून्य। ठीक है, 3 जीरो का प्रयोग करेंगे। ऐसी करके अगर हम बात करें सी बार की, तो सी बार का मान हो जाएगा, सी का मान हो गया 100 और बार का मान हो गया, बार के लिए करेंगे 3 शून्य का प्रयोग। अब आप जो सोच रहे हैं डबल सी बार का मान कितना होगा, तो डबल सी का बार का मान होगा सी, इस वाले सी का मान 100, इस वाले सी का मान 100, 200, और बार लगा हुआ है तो बार के लिए हम 3 शून्य का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से अब बात ये आती है कि जैसे हमने ये डबल एक्स लिखा है या ट्रिपल एक्स लिखा है, डबल सी लिखा है। अब देखिए यहाँ पर एक समझने की बात और रह गई है, वो समझना हमें ये है कि जैसे हमने ये एक्स पर डबल बार लगाया है, तो अगर हम इसको कॉम्बिनेशन बना के लिखें तो भी ठीक है और अलग अलग लिखें तो भी ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक्स पर बार पूरे पर लग रहा है, इसकी जगह पर अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो भी ठीक है, गलत नहीं है। ऐसे ही अगर हमने पूरे तीनों एक्स पर बार लगाया हुआ है, इसकी जगह पर इस एक्स पर अलग बार लगा दें, इस एक्स पर अलग बार लगा दें, इस पर अलग बार लगा दें तो भी ठीक है। और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बार की जगह पर आप कोष्टक का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी राउंड ब्रैकेट यानी छोटे कोष्टक का प्रयोग। अब हम सीखेंगे रोमन संख्या पद्धति का दूसरा सिद्धांत। रोमन संख्या पद्धति के दूसरे सिद्धांत के अनुसार यदि हम इस पद्धति में अधिक मान रखने वाले प्रतीकों के बाद यानी कि ग्रेटर वैल्यू रखने वाले सिंबल्स के बाद लेस वैल्यू यानी कम मान रखने वाले संकेतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो फिर सभी संकेतों के मान जोड़ दिए जाते हैं, सभी संकेतों के मान जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें, जैसे कि v अधिक मान रख रहा है i से, तो अगर हम b के बाद i का प्रयोग करेंगे तो इन दोनों संकेतों के मान जोड़ दिए जाएंगे। जैसे कि v का मान 5 है और i का मान 1 है, ये दोनों मान जोड़ करके 6 हो जाएगा, यानी vi का मान कुल मिलाकर कितना हो गया 6। ऐसे ही करके अगर v के बाद आप डबल i का भी प्रयोग करते हैं तो इसमें अगर हम दूसरे सिद्धांत की बात करें तो उसके अनुसार तो 5 के बाद कम मान रखने वाला 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और फिर इस वाली i का मान भी 1 है, ये भी इससे कम है, तो ये सभी जोड़ दिए जाएंगे और कुल मिलाकर के इसका मान हो जाएगा 7। ठीक है ना। अब ऐसे ही करके अगर मान लो अधिक मान रखने वाला संकेत है x और इसके बाद हम कम मान रखने वाले संकेत v और i दोनों का प्रयोग करें तो फिर इसका मान क्या होगा, तो x का मान हम लिखेंगे 10, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, धन का चिन्ह, v का मान लिखेंगे 5 यानी कि 5, फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, i का मान लिखेंगे 1, ठीक है, तो इन सभी मानों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, हमारे पास कुल मान प्राप्त हो जाएगा 16। इसी तरह से हमें क्या करना है, कोई भी इसमें से कोई भी संकेत उठा लीजिए आप, जैसे आपने इसमें से उठा लिया c और c के बाद में लिख दिया LXVI, क्रम से लिख दिया,
एल एक्स वी आई। अब दूसरे सिद्धांत के अनुसार अधिक मान रखने वाले संकेतों के बाद कम मान रखने वाले संकेतों का प्रयोग किया जाता है तो सब मान जोड़ दिए जाते हैं। और इसमें ऐसे लिख रहा है सबसे अधिक मान है सी का, उससे कम मान है एल का, उससे कम मान है एक्स का, उससे कम मान रखता है वी और उससे कम मान रखता है आई। अब इन सभी संकेतों का प्रयोग क्रम से किया गया है, पर लेकिन इसमें दूसरा सिद्धांत प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि अधिक मान रखने वाले संकेत के बाद आ रहे हैं कम मान रखने वाले संकेत। और ये सिद्धांत यही कह रहा है कि अधिक मान रखने वाले प्रतीक के बाद कम मान रखने वाले प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, वो एक का किया जाए या अधिक का किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें किया जाए बस, ठीक है ना। प्रयोग किया जाए तो सभी संकेतों के मान क्या हो जाते हैं? जोड़ दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम सी का मान लिखें 100, एल का मान लिखें 50, एक्स का मान लिखें 10 और वी का मान लिखें 5 और आई का मान लिखें 1, इन सब को जोड़ दें तो हमारे पास प्राप्त होगा 166, ये 166, ये आ गया मान। ऐसे करके हम कुछ भी लिख लें, जैसे m के बाद i लिख दें तो m का मान होता है 1000 और इसके बाद आया i जिसका मान कम है इससे, तो ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे और हमें मान प्राप्त होगा 1001। ऐसे ही करके m के बाद हमें लिखना है, वो लिखना है d। अब m का मान अधिक है 1000 और उसके बाद d आ रहा है, d का मान है 500, तो ये दोनों मान जोड़ के कर दिए जाएंगे 1500 यानी 1500। तो हमने दूसरे सिद्धांत को अच्छे से समझा। अब इसके बाद में हम समझेंगे रोमन संख्या पद्धति का तीसरा सिद्धांत। अब हम बात करेंगे रोमन संख्या पद्धति के तीसरे सिद्धांत की, उसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे और इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके हम आराम से सीख पाएंगे, ठीक है ना। इनकी सहायता से सीख जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह से। यदि हम रोमन संख्या पद्धति के तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके अनुसार यदि अधिक मान रखने वाला प्रतीक का प्रयोग कम मान रखने वाले प्रतीक के बाद में किया जाए तो कम मान रखने वाला प्रतीक अधिक मान रखने वाले प्रतीक के मान को कम कर देता है, ठीक है। तो अब हमें इसमें समझना है कि क्या इन सभी संकेतों का प्रयोग कम करने के लिए किया जाता है या फिर उसमें से कुछ चुनिंदा विशिष्ट ही संकेत हैं जिनका प्रयोग कम करने के लिए किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि इनमें से कुछ चुनिंदा ही ऐसे संकेत हैं जिनका प्रयोग हम कम करने के लिए करेंगे, मान को कम करने के लिए करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम लिखते हैं आई का प्रयोग जो है वो मान को कम करने के लिए किया जाता है। एक है एक्स और एक इसमें से हम प्रयोग कर सकते हैं सी का, इसके बाद में प्रयोग करते हैं एम का, इसके बाद में प्रयोग करते हैं एक्स बार का और इसके बाद में प्रयोग करते हैं सी बार का और इसके बाद में एक संकेत है एम बार, इसका भी प्रयोग हम कम करने के लिए करते हैं। अब बात यह आती है कि कम करते कैसे हैं, तो इन संकेतों को और संकेतों से पहले लिख करके हम मान को कम करते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले आने चाहिए ये मान, तब उसके मान को कम करेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसको उदाहरण के तौर पर। जैसे मान लो कि v से पहले हमने i लिख दिया, अब इसका मान हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, क्रम से चलेंगे। पहले i का मान 1 लिखेंगे, फिर v का मान 5 लिखेंगे। अब आपको पता है कि v से पहले i का प्रयोग हो रहा है और i का मान v के मान से कम है, तो इसीलिए i का मान v के मान में कमी करेगा। तो कमी करने के लिए यहां पर हम ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे और यहां पर धनात्मक चिन्ह लगाएंगे। इस हिसाब से इसका परिणाम जो आएगा वो आएगा 4, यानी कि v के मान में i के मान ने कमी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ये पहले आ रहा है। अब इसी की जगह पे अगर ये i बाद में आता तो ये इसके मान में वृद्धि करता और मान हो जाता v का मान 5 हो गया और i का मान 1 हो गया और कुल मिलाकर के आंसर आ गया, परिणाम आ गया 6। इसको हम पहले सीख चुके हैं। तो यदि अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले कम मान रखने वाला संकेत का प्रयोग किया जाता है तो उसके मान में क्या कर देता है, कमी कर देता है। और कम मान रखने वाले संकेत का प्रयोग अधिक मान रखने वाले संकेत के बाद में किया जाता है तो उसके मान में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, ठीक है ना। पर कमी करने के कुछ नियम है। कमी करने के नियम ये है, कमी करने की जो अधिकार दे रखा है वो केवल i को, x को, c को, m को, x बार को, c बार को, m बार को दे रखा है। लेकिन वृद्धि कोई भी संकेत किसी में भी कर सकता है, लेकिन कमी यही संकेत करेंगे जिसमें 1 और 0 आ रहा है। तो हमने कम करने वाले संकेत यहां लिख रखे हैं और इसमें वही संकेत हमने छांटे हैं, वही चुने हैं जिनमें या तो 1 या 1 और 0 दोनों आ रहे हैं और हम ऐसे ही संकेतों का प्रयोग केवल कम करने के लिए करते हैं, ठीक है ना।
अब इसको और अच्छे से सीखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे x लिख लेंगे और x के बाद में l लिख लेंगे। अब हम इनके मान रखेंगे, तो सबसे पहले x का मान रखेंगे 10 और l का मान रखेंगे 50। अब हमने देखा कि 50 से पहले 10 आ रहा है, यानी l से पहले x आ रहा है और x का मान l के मान से कम है, और कम मान रखने वाला संकेत कभी भी अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले आएगा तो उसके मान में क्या करेगा, कमी। तो 50 में 10 की कमी कर देगा, इसीलिए हमने 50 को धनात्मक और 10 को ऋणात्मक लिखा है, और इसका परिणाम प्राप्त होगा हमारे पास 40। ठीक है ना। ऐसे हम कोई भी संख्या किसी भी तरह से ले सकते हैं, जैसे m और x बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे m का मान, m का मान हो गया 1000 और x बार का मान हो गया 10,000। अब x बार से पहले जो संकेत आया है वो आया है m, और उसका मान x बार से कम है, और हम ये जानते हैं कि अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले कभी भी कम मान रखने वाले संकेत का प्रयोग किया जाए तो उसके मान में क्या कर देता है, कमी। तो 10,000 में 1,000 की कमी करेगा और हमारा परिणाम प्राप्त होगा 9,000। इस तरह से इन संकेतों के मान हम निकाल सकते हैं। अब इस जो तीसरा सिद्धांत है इसमें एक दिक्कत और है कि ये कम करते हैं, ये संकेत ये चुनिंदा है, यानी v कभी किसी भी संकेत को कम नहीं करेगा। और अगर आप कम कराएंगे तो मान लो जैसे v और x लिख दिया आपने, ठीक है। अब इन संकेतों को जैसे ही आप लिखेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, v का मान लिखेंगे 5 और x का मान लिखेंगे 10, और फिर चूंकि x का मान v के मान से अधिक है तो और कम मान रखने वाला संकेत कभी भी अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले आए तो उसके मान में कमी करता है। तो इस हिसाब से ये तो हो जाएगा धनात्मक और ये हो जाएगा ऋणात्मक, और ये इसके मान में कमी करेगा, कमी करके इसका आंसर परिणाम आएगा 5। अब इसका परिणाम जो 5 आ रहा है vx का, तो 5 के लिए तो हमारे पास पहले से ही संकेत है v, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए कभी भी ऐसे संकेतों का प्रयोग कम करने के लिए नहीं करना है जिसमें 5 और 0 आ रहा है। v का कभी प्रयोग नहीं करना है, l का कभी प्रयोग नहीं करना है, d का कभी प्रयोग नहीं करना है कम करने के लिए, एक और v बार का भी प्रयोग कम करने के लिए कभी नहीं करना है, l बार का भी प्रयोग कम करने के लिए नहीं करना है। जिनमें 1 और 0 आ रहा है उन्हीं संकेतों का प्रयोग कम करने के लिए आपको करना है। वैसे मैंने यहां पर चुन करके लिख दिए छाट करके, और आगे भी यही प्रोसेस चलती रहेगी कि आगे जैसे अब आएगा m डबल बार, तो m डबल बार का प्रयोग नहीं, पहले v डबल बार आएगा, तो v डबल बार का प्रयोग हम कम करने के लिए नहीं करेंगे, x डबल बार का करेंगे। ठीक है ना। तो यही प्रोसेस हमें आगे भी चलानी है। अब देखो इसमें दूसरा बिंदु और समझना है हमें ढंग से, वो ये है कि इन्हें भले ही कम करने की क्षमता है, इन वाले संकेतों भले ही कम करने की क्षमता है, लेकिन इनकी भी सीमाएं हैं। इनकी क्या सीमाएं हैं, इनकी ये सीमाएं हैं वो ये है, हम बी बिंदु में समझेंगे। सबसे पहले हम सीमा समझते हैं आई की। आई की ये सीमा है कि आई आगे के 2 संकेतों के मान में ही कमी करेगा, अपने से आगे अगले जो 2 संकेत हैं उन्हीं के मान में कमी कर पाएगा। जैसे आई का मान, आई का प्रयोग कभी कम करने के लिए करना है आपको, तो वो केवल v के मान में और x के मान में कम करने के लिए करना है, ये कभी भी l के मान में कभी नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर आप लिखते हैं आई v, तो i का मान 1 हो गया, v का मान 5 हो गया। अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले कम मान रखने वाला संकेत आ रहा है तो इसको लिखेंगे धनात्मक, इसको लिखेंगे ऋणात्मक, और हमें परिणाम प्राप्त हो जाएगा 4। ऐसे ही i को x से पहले लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे i का मान लिखेंगे 1, x का मान लिखेंगे 10। हमें पता है कम अधिक मान रखने वाले से पहले कम मान रखने वाला संकेत आ रहा है यहाँ पर, तो ये धनात्मक माना जाएगा, ये ऋणात्मक, और हमारा परिणाम प्राप्त होगा 9। लेकिन इसी i को का प्रयोग यदि आपने l से पहले कर दिया, ठीक है, तो हमारे परिणाम क्या प्राप्त होंगे वो देख रहे हैं। तो l पहले i का मान लिखेंगे 1, l का मान लिखेंगे 50, ठीक है, और 50 को हम धनात्मक मानेंगे i, और जो i का मान है 1 उसे ऋणात्मक मानेंगे, और हमें मान प्राप्त होगा 49 यानी 49। तो 49 के लिए IL लिखना ही गलत है रोमन संख्या पद्धति में। क्यों? क्योंकि i केवल आगे के 2 संकेतों के मान को ही कम करता है, और यहां पर इस वाले संकेत में हम क्या कर रहे हैं, i को l के मान को कम करने के लिए कह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। i l के मान को क्या, i आगे के किसी भी संकेत के मान को कम नहीं करेगा, केवल i आगे के 2 संकेत v और x के मान को कम करेगा। ऐसे करके ये नियम हर संकेत के साथ लगेगा। जैसे इस
जो हमने संकेत छांटे हैं कम करने के लिए, उसमें दूसरा संकेत है एक्स। एक्स का भी यही नियम है, एक्स केवल आगे के दो संकेत यानी कि एल और सी, एक्स के आगे के दो संकेत एल और सी, इन दोनों के संकेतों के मान को ये कम करेगा। कहने का मेरा अर्थ ये है कि एक्स जो आएगा वो एल से पहले आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा एक्स जो है वो सी से पहले आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे कभी नहीं आएगा कि एक्स डी से पहले आ जाए, और इसका रोमन इस पद्धति में कोई अर्थ भी नहीं है। अगर इसकी बात करें कि इसका अर्थ क्या है, तो एक्स का मान हो गया 10, एल का मान हो गया 50। चूंकि अधिक मान रखने वाले से पहले कम मान रखने वाला संकेत आया तो इसके मान में कमी कर देगा, इसका आंसर आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा 40। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो एक्स का मान हो गया 10, सी का मान हो गया 100, और अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले कम मान रखने वाला संकेत आया है तो इसके मान में कमी कर देगा तो ऋणात्मक संख्या लिखेंगे और हमारा परिणाम आएगा 90 यानी 90, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आई केवल वी और एक्स में बी और एक्स के मान को कम करेगा और एक्स एल और सी के मान को कम करेगा। ऐसे सी आगे के दो संकेत डी और एम के मान को कम करेगा, और ऐसे एम आगे के दो संकेत यानी कि वी बार और एक्स बार के मान को कम करेगा, वी बार और एक्स बार के को। ऐसे एक्स बार आगे के दो संकेत यानी कि एल बार और सी बार के मान को कम करेगा। इस तरह से हर संकेत, इनमें भी देखो हमने जो छांटे थे कम करने के लिए उसमें भी सीमा है, उसमें ये सीमा है कि हर संकेत के मान को कम नहीं करेगा। ऐसे लिखना है कि आई को एम से पहले लिख दिया, अगर आपने आई को एम से पहले लिख दिया तो इस सिद्धांत के अनुसार एम का आई का मान हो गया 1 और एम का मान हो गया 1000, वो 1000 धनात्मक लिखा जाएगा, 1 ऋणात्मक, क्योंकि अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले अगर कभी कम मान रखने वाले संकेत का प्रयोग किया जाता है तो उसके मान को कम कर देता है। उस हिसाब से इसका मान आएगा 999। परिणाम ये बिल्कुल गलत है। 999 के लिए आई एम संकेत का प्रयोग हम रोमन संख्या पद्धति में नहीं करते, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कभी भी कम करने के लिए हमें कुछ सीमाओं का प्रयोग करना पड़ता है। उसमें एक सीमा तो यह है कि हम हर संकेत का प्रयोग कम करने के लिए नहीं करेंगे। दूसरी सीमा यह है कि जिन संकेतों का प्रयोग हम कम करने के लिए करेंगे वो अपने से आगे के दो ही संकेतों के मान में कमी करेगा, उससे आगे का तीसरा जो संकेत होगा उसके मान में वो कमी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब इसमें तीसरा बिंदु समझ लेते हैं। देखो तीसरा बिंदु इसमें यह है कि यदि कोई संकेत किसी के मान में पहले से ही कमी कर रहा है तो उससे पहले आने वाला संकेत उसके मान में कमी नहीं कर पाएगा। इसे इस उदाहरण से समझते हैं, जैसे एल है, एल का मान कम करने के लिए आपने एक्स का प्रयोग किया और फिर आप ये चाह रहे हैं कि एक्स का मान कम करने के लिए हम आई का प्रयोग कर लें, क्योंकि आई जो है वो एक्स के मान को कम तो कर देता है, ठीक है। ये लिखा भी रहा है कि आई का प्रयोग वी और एक्स के मान को कम करने के लिए किया जाता है। ये तो ठीक है दूसरे वाले बिंदु से, लेकिन अब ये तीसरे वाले बिंदु से गलत है। तीसरा बिंदु ये कह रहा है कि अगर किसी संकेत ने किसी संकेत के मान को कम कर दिया एक बार तो फिर उसके मान को कोई कम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे यहां पर आई का मान 1 लिखते हैं, एक्स का मान 10 लिखते हैं और एल का मान 50 लिखते हैं। इसमें अधिक मान रखने वाला संकेत से पहले कम मान रखने वाला आया तो इसीलिए इसे ऋणात्मक हो रहा है, इसे धनात्मक। अब इस अधिक मान रखने वाले से पहले इसका मान कम मान रखने वाला संकेत आया, ये वाला आई एक्स से पहले, तो फिर इसको ऋणात्मक मानेंगे। ऐसे नहीं मानना है, यानी एक बार एक्स ने एल को कम कर दिया तो फिर एक्स को कोई कम नहीं कर सकता। ये नियम तीसरा है। तीसरे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें ध्यान रखना है कि हमें एक ही संकेत का प्रयोग कम करने के लिए करना है, और जो संकेत पहले से ही किसी संकेत के मान को कम कर रहा है तो उसके मान में फिर किसी संकेत के द्वारा कमी नहीं करनी है। जैसे कि यहां पर एल के मान में कमी एक्स कर रहा है तो फिर हमें आई का प्रयोग एक्स के मान को कम करने के लिए नहीं करना चाहिए। यह रोमन संख्या पद्धति में तीसरे सिद्धांत का एक नियम है। तो कम करने के लिए हमें कम करने वाले तीनों बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें अच्छे से समझना होगा, तब हम रोमन संख्या पद्धति की संख्याओं को दार्शनिक संख्या पद्धति में और दार्शनिक संख्याओं को रोमन संख्या पद्धति में बदलना सीख पाएंगे। अब तीसरे बिंदु में हम सीखेंगे रोमन संख्याओं को दार्शनिक संख्या में बदलना, यानी कि टू चेंज रोमन न्यूमरल्स इनटू डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। रोमन संख्याओं को दार्शनिक संख्याओं में बदलना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से कोई भी एक संकेत लिख लेंगे, जैसे हमने लिख लिया सी, और उसके बाद में हमने एल का प्रयोग कर दिया दूसरा संकेत, फिर तीसरे संकेत वी का प्रयोग कर दिया। अब हमें पता लगाना है
कि जो ये रोमन संख्या पद्धति में लिखा हुआ जो संख्या है उसको हम दार्शनिक संख्या पद्धति में कैसे लिखें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले इन सभी संकेतों के मान हम क्रम से लिखते जाएंगे। जैसे सी का मान हमने 100 लिख लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर एल का मान हमने 50 लिख लिया। तीसरे नंबर पर बी का मान हमने 5 लिख लिया। अब हमारे पास रोमन संख्या पद्धति के 3 सिद्धांत हैं। एक तो लगातार किसी भी संकेत का प्रयोग हम कितनी बार कर पाते हैं। दूसरा है अधिक मान रखने वाले संकेत के बाद में अगर कम मान रखने वाला संकेत का प्रयोग किया जाता है तो उसके मान में वृद्धि कर देता है। अब देखिए यहां पर अधिक मान रखने वाला संकेत सी पहले आया है और कम मान रखने वाला एल उसके बाद में आया है, उससे भी कम मान रखने वाला संकेत उसके बाद में आया है। तो ये सभी मान जोड़ दिए जाएंगे और हमारा परिणाम प्राप्त हो जाएगा 155, यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा 155। ऐसे ही करके इसमें से कोई भी संकेत आप छांट सकते हैं। जैसे हमने ले लिया सी बार और इसके बाद में प्रयोग कर लिया एल बार और इसके बाद में प्रयोग कर लिया वी, ठीक है। इस संकेत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एल पूरे पे बार और वी। अब इसका मान हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले सी बार का मान लिखना होगा। तो सी बार का मान कितना है 100,000, ठीक है। फिर एल बार का मान लिखना होगा, एल बार का मान कितना है 50,000, ठीक है। अभी चिन्ह कोई नहीं लगाएंगे, चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे अभी। फिर उसके बाद में वी का मान है 5। अब हम देखेंगे लगातार इसमें कोई एक संकेत तो नहीं आया है, इसमें अलग अलग संकेत आए। नंबर 1 बात तो, नंबर 2 बात बड़ा मान रखने वाले संकेत के बाद कम मान रखने वाले संकेत आए हैं, तो इसीलिए ये सभी मान क्या करेंगे जुड़ जाएंगे, वृद्धि करेंगे, कमी नहीं करेंगे। तो जुड़ने के बाद में अगर इसका हम आंसर देखें, परिणाम देखें, तो इसका परिणाम आएगा ये वाला, यानी 1,50,005, 1,50,005, ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही करके अगर हमने एक सिंबल लिख लिया सी बार और उससे पहले लिख लिया एक्स बार, इस संकेत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंबाइन करके, जोड़ करके संयुक्त रूप से। ऐसे भी लिखो या ऐसे भी लिखो, दोनों ठीक है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स बार का मान लिखेंगे 10,000। फिर सी बार का मान लिखेंगे 100,000। अब देखेंगे हम कि इसमें कौन से प्रिंसिपल का यूज करें, हम रोमन संख्या पद्धति कौन सिद्धांत का प्रयोग करें। तो आप इसमें देख रहे हो सी का मान अधिक है और उससे पहले एक्स बार आ रहा है, सी बार से पहले एक्स बार आ रहा है, एक्स बार का मान कम है। और रोमन संख्या पद्धति में कभी भी अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले कम मान रखने वाला संकेत आता है तो उसके मान में क्या करते हैं, कमी। तो इसीलिए इसको लिखेंगे हम ऋणात्मक और इसको लिखेंगे धनात्मक और दोनों का निकाल लेंगे परिणाम। तो हमारे पास परिणाम आएगा 90,000, 90,000, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा 90,000। अब हमें देखना है कि मान लो अगर हमारे पास दिया हुआ है सी और उससे पहले दे दिया, हमारे पास एक संकेत दिया है सी और उससे पहले हमें दे दिया आई, इसका मान कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आई का वैल्यू मान रखना पड़ेगा, फिर सी का मान रखना पड़ेगा, क्रम से रखना है हमें, मान रखना पड़ेगा। चिन्ह कोई नहीं लगाएंगे शुरुआत में, पहले कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, पहले मान रख लेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कम मान रखने वाला संकेत अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले आया है, पहले आया तो इसके मान में कमी करेगा, तो इसको तो लिखेंगे धनात्मक, इसको लिखेंगे ऋणात्मक। तो हमारा आंसर इस तरह से परिणाम आ जाएगा 99। लेकिन ये ठीक नहीं है। अब ठीक क्यों नहीं है, हमें पता है कि आई केवल और केवल आगे के 2 संकेतों के मान को कम करता है, यानी आई केवल आगे के 2 संकेत यानी वी और एक्स, केवल इनके मान में कमी करता है। लेकिन यहां पर हम आई, यहां पर इस वाली संख्या में आई किसके मान को कम कर रहा है, सी के मान को, ठीक है ना। इसमें इतनी क्षमता ही नहीं है। आई में केवल कम करने की जो क्षमता होती है वो आगे के 2 संकेतों के मान में कमी करने की होती है। अब यहां पर आई सी के मान में कमी कर रहा है, तो इसीलिए ये गलत है, ठीक है ना। ऐसी करके अगर हम सोचें
कि हमने एक m संकेत का प्रयोग कर लिया, एक x का प्रयोग कर लिया। अब इसको दार्शनिक संख्या पद्धति में कैसे बदलें? तो सबसे पहले हमें समझना है हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। उसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले x का मान यहाँ लिखना होगा 10 और m का मान लिखना होगा 1000। चिन्ह को नहीं लगाएंगे, हम किसी भी साइन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कम मान रखने वाले संकेत का प्रयोग यहाँ पर अधिक मान रखने वाले संकेत से पहले हो रहा है, और जब पहले हो रहा है तो उसके मान में कमी करेगा तो ये ऋणात्मक मान हो जाएगा, ये धनात्मक मान हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या x में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो एक m के मान को कम कर दे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x केवल l को और c के l के मान में और c के मान में कमी करता है, उससे आगे के किसी भी संकेत के मान में कमी नहीं करता है। जबकि यहां क्या हो रहा है कि x m के मान में कमी कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? तो हमें इन संख्याओं के मान निकालने नहीं है, जैसे ये है और ये है, इस तरह की संख्याओं के मान नहीं निकालने हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि हमें दे दिया जाए ट्रिपल एक्स बार का मान हमें पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस x का मान रखेंगे 10, फिर दूसरे x का मान रखेंगे 10 और तीसरे x का मान रखेंगे 10। और हम जानते हैं कि अगर रोमन संख्या पद्धति में एक ही संकेतों को 3 बार लिखते हैं तो तीनों को मान जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना? अब इन पर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम तीनों मानों को जोड़ लेंगे तो 30 हो गया, और बार तीनों पर लगा हुआ है तो यहाँ पर 3 शून्य बढ़ा दिए जाएंगे और हमें मान प्राप्त हो जाएगा 30,000। इस तरह से हम रोमन संख्याओं को दार्शनिक संख्याओं में बदलते हैं। अब हमें आगे का फोर्थ पॉइंट यानी चौथा बिंदु सीखना है, वो सीखना है दार्शनिक संख्याओं को रोमन संख्याओं में कैसे बदलते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं दार्शनिक संख्याओं को रोमन संख्याओं में कैसे बदलते हैं। अब इनको सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम कोई भी एक दार्शनिक संख्या लिख लेंगे। जैसे मैंने लिख लिया 9875। इसको रोमन संख्या बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना होगा। तो सबसे पहले 9875 को हम ऐसे भागों में तोड़ लेते हैं जिसमें शून्य नहीं आए बस केवल। ठीक है ना? तो सबसे पहले 9000 लिख लिया, फिर 800 लिख लिया, फिर 70 लिख लिया और फिर 5 लिख लिया। 4 भागों में तोड़ लिया, बांट लिया। अब हम क्या करेंगे? अलग अलग मान देंगे इसको। सबसे पहले 9000 को कोई संकेत देंगे, तो इसमें हम ढूंढेंगे सबसे पहले कि 9000 के नजदीक कौन सा मान है। तो देखो, एक हमारे पास 5000 का संकेत है और एक सीधा फिर 10,000 का संकेत है। अब 9000 5000 के नजदीक पड़ेगा या 10,000 के नजदीक पड़ेगा, पहले तो ये देखना है। तो हमारा जो 9000 है वो 10,000 के नजदीक पड़ रहा है, तो हम इस 9000 को x बार के नजदीक मान देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि x बार इसके लिए आएगा, लेकिन x बार का मान होता है 10,000। अब हमें प्राप्त करना है 9000, तो हम क्या करें? 10,000 में से 1000 कम कर देंगे। ठीक है? कम करने के लिए हम क्या लिखेंगे? m को आगे लिखेंगे, तो अगर बढ़ाना है तो पीछे लिख देते हैं। ठीक है ना? अब 800 में हम देखेंगे सबसे पहले 800 का मान संकेत देने के लिए कि क्या किसी संकेत का मान 800 है। तो हमारे पास कोई भी संकेत ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसका मान 800 है। तो हम क्या करेंगे? हम ढूंढेंगे अब इसके नजदीक। तो 800 के नजदीक एक तो 1000 पड़ रहा है और एक 500 पड़ रहा है, तो दोनों में से एक संकेत का प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं m का प्रयोग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो अगर हम यहां पर m लिख दें, m का मान 1000 हो गया। अब हमें लिखना है 800, तो 200 कम कर दो। अब 200 कम करने के लिए कोई संकेत नहीं है, और किसी भी संकेत का प्रयोग हम कम करने के लिए 2 बार करते नहीं है। जैसे मान लो अगर हम इसके पास आगे 2 सी लिख दें और ये मान लें कि 1000 में से 200 कम हो गया, तो ये गलत है, क्योंकि एक ही मान का प्रयोग कम करने के लिए किया जाता है लगातार, तो इसीलिए गलत है। अब हम दूसरी विधि अपनाएं इस 800 को लिखने के लिए। अब हम किसका प्रयोग करें? डी का, क्योंकि हमें दोनों में से एक चुनना है ना। तो अब हम डी के प्रयोग की सहायता से लिखें, तो सबसे पहले डी लिखेंगे, इसका मान हो गया 500। अब 300 की और आवश्यकता हो रही है, तो हम 3 सी लिख देंगे। इसके बाद में लिखेंगे, आगे नहीं, बाद में लिखेंगे तभी तो जुड़ेगा मान, तभी तो 800 होगा। तो डी का मान 500 हो गया और 3 सी का मान 300 हो गया। इस तरह से हमने 800 लिख लिया और किसी सिद्धांत का भी खंडन नहीं हुआ। ठीक है ना? अब इसके बाद में हमें लिखना है 70 को क्या करेंगे कि 70 को हम ऐसे संकेतों में तोड़ लेंगे जिसका मान पहले से ही है, जैसे 50 और प्लस 10 के 2 ऐसे तोड़ लेंगे। तो इसको 50 को हम 50 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, 50 10 प्लस 10। अब 50 का संकेत लिखेंगे L, 10 का संकेत लिखेंगे X और फिर 10 का संकेत लिखेंगे X। और 5 का संकेत तो हमें पहले से ही प्राप्त है, अभी
हमारे पास पहले से उपलब्ध है। तो इस तरह से 9875 का जो रोमन संख्या पद्धति में मान आया वो आया m x पे बार d ट्रिपल c l डबल x और b। इस तरह से हम दार्शनिक संख्याओं को रोमन संख्याओं में बदल सकते हैं। अब देखो हम अपनी मर्जी दूसरी और संख्या लिख लेते हैं, जैसे 3247। अब इस संख्या को भी इसी आधार पे हम दार्शनिक संख्या में बदलेंगे। तो सबसे सॉरी रोमन संख्या में बदलेंगे, दार्शनिक संख्या तो खुद ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 4 भागों में तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 3000, फिर 200, फिर 40 और प्लस 7। सबसे पहले हम 3000 को संकेत देंगे। अब 3000 के लिए कोई संकेत उपलब्ध है कि नहीं ये देख लीजिए, नहीं है। तो हम इस 3000 को 1000 में 3 भागों में, ठीक है, यानी 3000 के लिए क्या लिखेंगे, ट्रिपल है। 200 के लिए क्या लिखेंगे, तो 200 का कोई संकेत नहीं है तो 100 को 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 40 के लिए कोई संकेत नहीं है, अगर 50 में 10 कम कर दिया तो 40 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एल से पहले एक्स लिखेंगे कम करने के लिए। तो एल लिख लिया, उससे पहले एक्स लिख दिया, जो इसकी मान को कम कर देगा, हमारे पास 40 आ जाएगा। अब हमें लिखना है 7। 7 का कोई मान, कोई संकेत नहीं है, लेकिन 5 और 2 आई मिल जाए तो 5 और 2 7, ठीक है ना। 1 वी और 2 आई, इनकी सहायता से हम 7 लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने संख्या लिख दी। बड़ी से बड़ी संख्या को आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले उसे तोड़ोगे फिर लिखोगे। अब हम शुरुआत कर लेते हैं कि अगर हम क्रम से चलें, जैसे 1 पे शुरुआत करें तो 1 को क्या संकेत देंगे, तो 1 को हम देते हैं आई, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध है। अब 2 के लिए क्या संकेत देंगे, तो हम आई को 2 बार लिखते हैं, लिख सकते हैं ना, आई को 2 बार। और 3 लिखने के लिए आई का प्रयोग हम 3 बार करेंगे, लेकिन 4 लिखने के लिए आई का प्रयोग हम 4 बार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी संकेत का लगातार 4 बार प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 में से 1 कम करेंगे, यानी कि 5 में से 1 कम, और कम करने के लिए छोटा वाला संकेत पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे अगर हमें 5 का मान ज्ञात करना है तो केवल v लिख दीजिए। 6 का मान ज्ञात करना है तो 5 + 1 में बदल लो, 5 का मान v होता है। और अगर मान बढ़ाना है तो i को बाद में लिखो, मान कम करना है तो i को हमने पहले लिखा, मान बढ़ाना है तो i को बाद में लिख दिया। इस तरह से हमें 6 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से 7 प्राप्त करना है तो v डबल आई हो जाएगा। इस तरह से 8 प्राप्त करना है तो v ट्रिपल आई हो जाएगा। अब 9 प्राप्त करने के लिए v 4 आई प्राप्त नहीं करेंगे, 4 आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 आई लिखने पर गलत हो जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे, फिर 10 में से 1 कम करके लिखा दो, 10 में से 1 कम करके। तो 10 में से 1 कम कैसे किया जाएगा, x लिख लो, x से आगे आई लिख दो, उसके मान को कम कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कोई भी मान प्राप्त करना है तो उस तरह से करना है। अब ऐसे ही हमें 98 लिखना है, मान लो 98 लिखना है तो हमारे पास c का मान 100 है और 100 में से 2 कम करें हम तो आ जाएगा, लेकिन 100 c को पहले तो i कमी नहीं करता है, c को कम करने की क्षमता किसमें है, इसमें। अब 98 का मान कैसे निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है, इसको 2 भागों तोड़ लो। 2 भागों तोड़ के सबसे पहले 90 का मान निकालो। 90 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 100 में से 10 कम कर दो, यानी पहले c लिखो और उससे पहले x लिख लो। कम करने के लिए हम कम मान वाले संकेत का प्रयोग पहले करते हैं, ठीक है ना। तो 90 आ गया। अब 8 के लिए कोई संकेत नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो 10 में से 2 कम करते हैं, पर 10 में से 2 कम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम 5 में 3 जोड़ देंगे। 5 में 3 जोड़ देंगे तो v के बाद हम 3 आई लिख देंगे। तो इस तरह से हमें 98 का मान रोमन संख्या पद्धति में प्राप्त हो जाएगा। तो जो मैंने आपको नियम बताए आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, मैंने अच्छे से समझाया है। तो इस तरह से हम दार्शनिक संख्याओं को रोमन संख्या में बदलते हैं। अभी हमारा रोमन संख्या पद्धति का टॉपिक पूरा हो गया और आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा।